गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य में क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी की मुख्य रूप से 3 पुस्तकें हैं। साहित्य सागर में 2 खंड है, गद्य और पद्य, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एकांकी संचय। एकांकी संचय पाठ संख्या 2, बहू की विदा। ठीक है, बहू की विदा ये एक एकांकी है और ड्रामा है। इसे हम लोग लघु नाटिका भी कहा जाता है। विनोद रस्तोगी इसके लेखक हैं। विनोद रस्तोगी हिंदी साहित्य में वह नाटक और कहानियां लिखने के लिए जाने जाते हैं। और बहू की विदा शीर्षक एकांकी विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई यह पूर्णतः एक दहेज पर आधारित एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी यह बताना चाह रहे हैं कि रिश्ता के सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता है। रिश्ता को कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और इसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि यदि मान लीजिए कि हमारे घर में यदि हम किसी से दहेज मांगते हैं या लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी किसी को देना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है और लेने वाले को शर्मिंदा होना पड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पात्र परिचय। जीवनलाल जो कि एक धनी व्यापारी हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यह बहुत ही धनी है और इनकी अवस्था जो है 50 वर्ष है, यानी यह 50 वर्ष के हैं। राजेश्वरी जो है जीवनलाल की पत्नी है। राजेश्वरी जो है जीवनलाल की पत्नी है और इनकी आयु जो है 46 वर्ष है ना, 46 ईयर्स। और जीवनलाल जो है 50 वर्ष के हैं, 50 ईयर्स के। अब आइए देखते हैं रमेश जो कि जीवनलाल का पुत्र है ना, क्योंकि जीवनलाल का क्या है, ये पुत्र है। और रमेश जो है और जीवनलाल जो है वह रमेश के क्या है, पिता है। तो यह रमेश की आयु जो है 22 वर्ष है, ये एकदम नौजवान है। उसके बाद में कमला जो है वह रमेश की पत्नी है। कमला जो है वह रमेश की पत्नी है। और प्रमोद कमला का भाई है। प्रमोद जो है कमला का भाई है और यह भी नौजवान है, और यह भी जो है 23 वर्ष का। ठीक है, तो दरअसल होता यह है कि जीवनलाल अपने बेटे यानी रमेश की शादी कमला से करते हैं। और कमला एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन पढ़ी लिखी, होशियार और बहुत ही संस्कारी लड़की है। ठीक है, तो भले ही जीवनलाल को दहेज कम मिला है, या कम तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार प्रमोद ने अपनी बहन कमला के लिए अपने सामर्थ्य से समझिए कि कहीं ज़्यादा ही दिया है, लेकिन जीवनलाल की नज़रों में वह पैसे कम हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे इस कहानी के, इस एकांकी के माध्यम से कि क्या हो रहा है। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे हैं और दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। मतलब एक घर का जो सजावट है उस सजावट के बारे में बताया जा रहा है ना। पेज नंबर आप निकालिएगा 18 है ना।
कि आगे बढ़कर प्रमोद जो है आगे बढ़कर के धीमे स्वर में बोलता है, क्योंकि प्रमोद जो है यह एकांकी वहां से शुरू होती है जब प्रमोद अपनी बहन कमला को बुलाने के लिए गया है। यानी सावन की शादी के बाद में पहला सावन कोई भी लड़की अपने मायके में बिताना चाहती है, अपने सखी सहेलियों के साथ बिताना चाहती है। इसलिए प्रमोद अपनी बहन कमला को जीवनलाल के यहाँ इसको बुलाने गया है। और ये भी जान लीजिए कि रमेश भी अपनी बहन को बुलाने गया है। अब देखिए होता क्या है, रमेश प्रमोद आगे बढ़कर क्या निर्णय किया आपने। जीवनलाल कहते हैं कि विदा नहीं होगी, यानी कि मैं यही निर्णय किया हूँ कि विदा नहीं होगी, यानी कमला को कह रहे हैं कि वो विदा नहीं होगी। प्रमोद लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। तो जीवनलाल कह रहे हैं कि मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है, यानी कमला की कोई भी दशा हो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खिलकर बिताने का सपना देखती है। प्रमोद समझा रहा है जीवनलाल को कि हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद में पहला सावन वह अपने मायके में अपनी सहेलियों के साथ बिताए। जीवनलाल कहता है जानता हूँ, है ना। और जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाइया लेते हैं और मानो प्रमोद की बातों से वो उब चुके हो। प्रमोद यह जानकर भी, मतलब प्रमोद कहना चाह रहा है कि यह जानकर के भी आप विदा नहीं कर रहे हैं। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। प्रमोद बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं मजबूर हूँ, अगर माँ का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। जीवनलाल फिर दहेज पर आ गए। प्रमोद, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया, फिर भी अगर कहने का प्रमोद के कहने का तात्पर्य है कि फिर भी अगर कुछ कमी होगी तो मैं उसे पूरा करूँ। जीवनलाल कड़े स्वर में कहते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तो यहाँ पर यह वाक्य दिखा रहा है कि जीवनलाल के अंदर घमंड है। कह रहे हैं कि यदि तुमको ही पता ही था तो तुम झोपड़ी में रहने वाले आदमी हो, मैं महल में रहने वाला आदमी हूँ, तो महल में रहने वाले आदमियों से नाता क्यों किए हो। प्रमोद आगे कर जी, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले इस घाव के लिए मरहम भेजे। यानी जीवनलाल के कहने का मतलब है कि जो दहेज में कमी रह गया है, उस कमी को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं कमला को विदा नहीं करूँगा। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। यानी शादी के बाद में लड़की पहली बार जब मायके आती है और मायके से ससुराल जाती है तो उसे गौना कहा जाता है। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं। जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नगद इस हाथ पर रख दोगे, जो 5000 रुपया बाकी है उसको रख दोगे, तभी जो है कमला तुम्हारे घर जाएगी। ठीक है। जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता। नहीं, प्रमोद कह रहा है कि यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं।
अगर रमेश बाबू होते तो ऐसा नहीं होता। जीवनलाल तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह बेटा मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। यानी प्रमोद बार बार जीवनलाल से रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि कमला को विदा कर दीजिए। और कह रहा है कि यदि रमेश बाबू, क्योंकि रमेश जो है जीवनलाल का बेटा है, अगर रमेश बाबू होते तो ऐसा नहीं होता। इसी बात पर जीवनलाल प्रमोद को डांट रहे हैं कि मेरा बेटा तुम्हारे सा आवारा छोकरा नहीं है जो कि अपने से बड़ों के मुंह लगता है। ठीक है प्रमोद, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। इसलिए प्रमोद अब जीवनलाल को समझा रहा है कि या आप यह भी समझिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए, मतलब आश्चर्य हैरान रह गए, दंग रहना हैरान होना। और इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा दी। तुम मेरी बराबरी करोगे, है ना? तो जीवनलाल के कहने का मतलब है कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो मैं बहुत ज़्यादा खर्च किया था। प्रमोद जी, जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा। कहने का मतलब है कि जीवनलाल बता रहे हैं कि यदि कमला अपने मायके नहीं जाती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी और ये है कि इसकी गुनहगार तुम और तुम्हारी माँ होगी, क्योंकि दहेज न चुकाने के कारण जीवनलाल कमला को विदा नहीं कर रहे हैं। प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? प्रमोद कह रहा है कि यदि कमला मेरी बहन है तो क्या आपकी बहू नहीं है वह? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू, यानी बेटी को उच्च समझते हैं और बहू को नीच, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही बात ही अगर सब घर में हो जाए, बेटी और बहू में कोई अंतर ना हो, तो लगभग सारे घर में बहुत हद तक झगड़े कम हो जाएंगे और घर नहीं समझिए कि स्वर्ग हो जाएगा। जीवनलाल, बेटी और तो हो गया। प्रमोद, ठीक है, अब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर, और हाँ, उसे अभी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। और बढ़ते हैं द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में, यानी उनकी बेटी आने वाली है तो उनके लिए भी झूला क्या कर रहे हैं, डलवा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमोद बार बार जाकर के जीवनलाल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को विदा कर दीजिए ताकि वह अपना पहला सावन अपने सखी सहेलियों के साथ बिता सके। जीवनलाल को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि दहेज में उनको 5,000 रुपये कम मिले थे। वह पहले लेना चाहते हैं, तभी कमला को विदा करना चाहते हैं। लेकिन जीवनलाल की बेटी को भी बुलाने उनके बेटा रमेश गए हैं, और देखिए उसके बाद में क्या होता है, क्या बुला करके लाते हैं और क्या कमला की विदाई होती है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। इसे आप जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस।